हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल और स्टोरी में, जहां पर हम देख रहे हैं हमारा परिवेश भाग 2 कक्षा 4 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक क्लास 4 के सब्जेक्ट ईवीएस के सभी चैप्टर्स विद एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो हम देख चुके थे दादी की सेहत तिजोरी, सेकंड चैप्टर गांव की यात्रा। नेक्स्ट अब देखेंगे हम बीज की कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और पूरा जो वीडियो है इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको इस वीडियो में इस चैप्टर में आए हुए सभी क्वेश्चन के आंसर्स और अभ्यास प्रश्न के सभी क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत मेहनत होती है एक वीडियो बनाने में जहां पर आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कराया जाता है। आपको इससे पहले ये वाला जो चैप्टर है इसके जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाले थे, बट अब आपको सभी क्वेश्चन एक ही जगह पर मिल जाएंगे। मेरे वीडियो के बाद में हो सकता है कि कोई कॉपी करके और अलग अलग वीडियोस बना दिए जाएं इस चैप्टर से रिलेट। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इतनी मेहनत की जाती है तो एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट बनता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3 बीज की कहानी, जहाँ पर एक बीज की स्टोरी बताई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइम कही गई है वो देखते हैं। छोटा सा बीज था सोया मिट्टी में, पानी मिला सूरज खिला जागा खुशी से। छोटी जड़ें निकली तना हुआ बड़ा, हरी हरी पत्तियां खुश हुआ मैं बड़ा। फूल खिले फल बने मीठे और खास, नई बीज गिरकर चल नई तलाश। तो देखिए एक बीज की कहानी है। आपने बीज देखा है किस तरह से वो अंकुरित होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया इस चैप्टर के दौरान आपको सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो बीज जो होता है वो पहले मिट्टी में सोया रहता है, देन थोड़ा सा उसमें कुछ अंकुरित होता है, देन पत्तियां निकलती है, देन वो जड़ों सहित एक पौधा बन जाता है। तो यही प्रक्रिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बच्चों, क्या आपको पता है हमारे आसपास जो छोटी घास से लेकर के बड़े आम और बरगद जैसे पेड़ हैं वे कैसे उगे होंगे? एक बीज के माध्यम से। सोचिए सोचिए कैसे उगे होंगे? एक बीज के माध्यम से। क्या छोटा सा बीज इतने बड़े पेड़ में बदल सकता है? आइए हम एक बीज की कहानी को समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। तो देखिए कैसे बदलता है वो हम पढ़ेंगे। एक बार एक बीज ने सोचा, क्या मैं भी इतना बड़ा पेड़ बन सकता हूँ? लेकिन कैसे? एक दिन किसी ने मुझे गड्ढे में दबा दिया। मैंने इधर उधर देखा तो मिट्टी ही मिट्टी थी। जो बीज सोच रहा है कि मैं चारों तरफ मिट्टी के बीच में फंसा हुआ था। क्या आप जानना चाहेंगे मेरे साथ आगे क्या हुआ? आइए बताता हूँ। मिट्टी के अंदर घोर अंधेरा था, लेकिन मिट्टी के कणों में एक अच्छी बात थी। उनके बीच में हवा और पानी था, तो मुझे कुछ आराम मिला। मैंने मिट्टी के कणों के बीच जमा पानी धीरे धीरे पीना शुरू किया। क्या आप बता सकते हो मेरे साथ क्या हुआ होगा? फिर मेरा अंकुरन हुआ। क्या हुआ था? अंकुरन। मेरी बात सुनकर आपको शायद हंसी आ जाए। पानी से मेरा पेट फूल गया था और फूलता ही जा रहा था, फूलता ही गया जब तक मैं फट ना गया। मेरा जो पेट है वो फट ना गया। ठीक है, अंकुरन कैसे होता है? फट करके एक छोटा सा नुकीला सा सिरा निकलता है। ठीक है, मेरी सांस तेजी से चल रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरी चमड़ी फट गई है, उसमें वो अभी भी फूले जा रही है। मैंने अनुभव किया मेरे अंदर से नन्ही सी रोम जैसी सफ़ेद संरचना, अंकुर जिसे कहा जाता है, निकलने लगी है, जो दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। आप लोग इस तरह अंकुर निकलने की घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहा जाता है बीज का अंकुरन या अंकुरन। ठीक है, तो अपने शिक्षक से जाने यहाँ पर कहा गया है, तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या कहा जाता है, अंकुरन। चलिए क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो आए हुए हैं। यदि बीज को गड्ढे में दबाया नहीं जाता तो क्या होता? और क्या भुने हुए चने अंकुरित हो सकते हैं? कारण पर चर्चा कीजिए। मुझे पता है कि आप स्वयं देखे बिना नहीं जानेंगे, तो आपको एक प्रयोग भी करना चाहिए। तो पहले इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, देन प्रयोग करेंगे। यदि बीज को गड्ढे में दबाया नहीं जाता तो क्या होता? यदि बीज को गड्ढे में दबाया नहीं जाता तो उसे अंकुरित होने के लिए आवश्यक नमी, उचित तापमान और सुरक्षा नहीं मिल पाती, जिससे उसका अंकुरन नहीं हो पाता या बहुत मुश्किल से होता। क्या भुने हुए चने अंकुरित हो सकते हैं? कारण पर चर्चा करिए। नहीं, भुने हुए चने अंकुरित नहीं हो सकते। भुनने की प्रक्रिया में चने के अंदर के भ्रूण को गर्मी से नुकसान पहुंचता है, जिससे वह अपनी जीवन क्षमता खो देता है और अंकुरन के लिए आवश्यक एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं।
अगला देखिए, आपको यहाँ पर कुछ प्रयोग करने को दिया गया है। जैसे आपको थोड़ी सी रुई लेकर उसमें चने के कुछ बीज रख देने हैं। अब इन्हें मिट्टी के दिए में रख करके पानी डालकर सुरक्षित किसी स्थान पर रख दीजिए। ध्यान रहे रुई पूरी गीली रहनी चाहिए। अब आप प्रतिदिन बीजों में आए परिवर्तन को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उस दौरान, वो आपको परिवर्तन अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखने हैं। आप मेरी कही कहानी को प्रत्यक्ष देख पाएंगे। ठीक है, जो मैंने कहा है वो आप खुद से देख पाएंगे, ऐसा अगर करेंगे तो। प्रयोग करें और देखिए, जब चने के बीजों में से नन्ही सी रोम जैसी संरचना निकलने लगे तो समझो कि बीज का अंकुरन हो गया है। सामग्री क्या क्या चाहिए इसमें? मिट्टी का दिया, रुई, चना और पानी। एक दिए में चने के बीज को रुई में रख दीजिए। अब रुई में पानी डालकर उसे भिगो दीजिए। चने के बीजों में होने वाले परिवर्तनों को नोट कीजिए। आप देखिए, मूंग मोठ जो अंकुरन करते हैं वो आप देख सकते हैं घर में इजीली। हमारे लगभग सभी घरों में अंकुरन की प्रक्रिया की जाती है मूंग मोठ चने की द्वारा। तो आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं लाइव। ठीक है, अपनी मम्मा की हेल्प ले लीजिए, अपने पापा की हेल्प ले लीजिए। रुई में पानी देकर गीला रखिए। कुछ दिन बाद देखिए और अवलोकन कीजिए। तो क्या देखा और क्या सीखा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, क्या देखा? कुछ दिनों बाद चने के बीजों से नन्ही सफ़ेद रोम जैसी संरचनाएं, अंकुर निकलना शुरू हो जाएंगी। क्या सीखा? इस प्रयोग से यह सीखा जा सकता है कि बीज के अंकुरन के लिए पानी और नमी आवश्यक है और अनुकूल परिस्थितियों में बीज से नया पौधा विकसित होना शुरू होता है। यह बीज अंकुरन की प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रयोग से हमें ये काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखेंगे हम। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन बाद उसमें से एक संरचना नीचे धरती की ओर बढ़ने लगी और एक संरचना ऊपर आकाश की ओर। एक तो नीचे की ओर बढ़ती है जो कि जड़ें कही जाती हैं, और एक ऊपर की ओर जो कि पत्ती, तने और फल के रूप में हमें प्राप्त होता है। जरा खोजबीन करिए इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे जड़, अर्थात उसके मूल तंत्र का विकास। आपको पता है आगे क्या हुआ? वह नन्ही सी सफ़ेद संरचना जो जमीन की ओर बढ़ी, मिट्टी के कणों के बीच में से रास्ता बनाते हुए नीचे की ओर जाती जा रही थी। साथ ही इसके बगल में से एक ऐसी अनेक संरचनाएं निकलकर मिट्टी के कणों के बीच बढ़ती चली जा रही थी। ये संरचनाएं मिट्टी के कणों के बीच से पानी, हवा, पोषक तत्व खींचती तेजी से बढ़ती जा रही थी। कुछ ही दिनों में जमीन के अंदर एक जाल सा बन गया जिसने मिट्टी को कठोरता से जकड़ लिया। अब मैं एक पौधा बन गया था। पता है फिर क्या बना? वो पौधा। आप लोग मुझसे नकली इन संरचनाओं के जाड़ को क्या कहते हैं? जड़ या मूल तंत्र। ठीक है, तो अब से आपको समझ आ जाएगा कि जड़ या मूल तंत्र कैसे बनता है या कैसे उसकी प्रक्रिया होती है। मेरे लिए ये जड़ तंत्र बहुत उपयोगी होता है। आपको पता है, मैं इसके कारण ही सीधा खड़ा हो पाता हूँ। इसी जड़ तंत्र के कारण मैं मिट्टी से पानी, हवा और पोषक तत्व सोख पाता हूँ। यदि यह नहीं हो तो मेरा जीवित रहना कठिन है। अगर किसी भी पौधे की जड़ काट दी जाए या जड़ रहित कर दी जाए तो वो जीवित नहीं रहेगा। आपको पता है, पर अमरबेल एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ नहीं होती। वे अन्य पौधों का रस चूस कर ही जीवित रहता है। अमरबेल की जो बेल होती है वो किसी अन्य पौधों पर लिपटी रहती है, उसकी जड़ खुद की नहीं होती है और अन्य पौधों से रस पी करके अपना जीवन यापन करती है। तो देखिए, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चर्चा कीजिए, डिस्कस करेंगे। यदि किसी पौधे की जड़ काट दी जाए तो क्या होगा और क्यों? मरुस्थल में झेजड़ी, केर जैसे पेड़ कम पानी में कैसे जीवित रहते होंगे? क्या सभी पेड़ पौधों की जड़ें एक जैसी होती हैं? तो तीनों ही क्वेश्चन के हम आंसर देखेंगे। यदि किसी पौधे की जड़ काट दी जाए तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। जड़ें पौधे को मिट्टी में सीधा खड़े करने में मदद करती है। मिट्टी से पानी, हवा, पोषक तत्व सोखती है। जड़ों के बिना पौधे न तो स्थिर रह पाएगा, न ही उसे जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिल पाएंगे, जिससे वह सूख जाएगा और मर जाएगा। अब बात करेंगे कि मरुस्थल में खेजड़ी और कैर जैसे पेड़ कम पानी में कैसे जीवित रहते होंगे। तो मरुस्थल में खेजड़ी और कैर जैसे पेड़ कम पानी में जीवित रह पाते हैं क्योंकि उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं जो भूमिगत जल स्तर तक पहुंच जाती है। इसलिए उनकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी लंबी सारी होती हैं, जहाँ तक पानी की नमी होती है वहाँ तक जाती हैं वो। इसके अलावा उनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं जो कांटे में बदल जाती हैं या कांटों में बदल जाती हैं, जिससे जो वाष्पोत्सर्जन होता है यानी पानी का जो वाष्पीकरण होता है उस पौधे का वो कम होता है और पानी की बचत होती है ताकि वो लंबे समय तक जीवित रह सके। ठीक है, तो कांटेदार पौधे क्यों होते हैं रेगिस्तान में ज़्यादा? इसीलिए होते हैं क्योंकि वो पानी की बचत करने के लिए होते हैं। जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, जिससे जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जो पानी का वाष्पीकरण होता है
उस पेड़ से वो कम होता है। ठीक है। क्या सभी पेड़ पौधों की जड़ें एक जैसी होती है? नहीं, सभी पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो एक जैसी नहीं होती है। जड़ों के प्रकार और संरचना अलग अलग पौधों में भिन्न होती है। कुछ पौधों में मूसला जड़ जैसे गाजर मूली होती है, जबकि कुछ में रेशेदार जड़ जैसे घास होती है। अमरबेल जैसे कुछ पौधे ऐसे भी होती हैं जिनकी जड़ें नहीं होती और वे अन्य पौधों से पोषण करते हैं। ठीक है। तो मूसला जड़ समझे आप क्या होता है? जैसे गाजर मूली जो हमें जमीन से प्राप्त होती है, जिनका हम यूज़ खाने में करते हैं। ठीक है। बट रेशेदार जड़ जैसे घास होती है, इसी तरह की पतली पतली रेशेदार जड़ें होती हैं, वो अलग होती हैं। इसी तरह से कुछ पौधों की जड़ें ही नहीं होती जो दूसरों पौधों से खाना लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखेंगे प्रहो तंत्र का विकास। अब देखिए, जड़ तंत्र की हमने बात करी। जड़ तंत्र के विकास के साथ ही मुझसे एक नन्ही सी संरचना निकलकर ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। दाने से मिले पोषक तत्व पाकर वह बढ़ती हुई जमीन से बाहर सूरज की रोशनी में निकल। अब तक सूरज की रोशनी पेड़ को नहीं चाहिए थी, किसी बीज को नहीं चाहिए थी, बट एक बार अगर वो जमीन से ऊपर की ओर आ जाता है तो उसे सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है। सूरज की रोशनी पाकर के वह खुश हो जाता है। सूरज की रोशनी ऊर्जा पाकर के मुझ में नया उत्साह भर आया है। अब उस संरचना से छोटी छोटी पत्तियां निकलने लगी हैं जो सूरज के प्रकाश में हरी हो गई हैं। इसी के लिए जो सूरज के प्रकाश में जो पत्तियां होती हैं वो हरी हो जाती हैं। आपको पता है, मेरी ये हरी पत्तियां ही मेरी रसोई है। इन्हीं से मेरा भोजन बनता है जो मेरे हर अंग को भेजा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो आपको पता होगी, वो मैं आगे बताऊंगी कि कैसे होती है। तो उसी के थ्रू वो जो खाना है वो बनता है और पेड़ों को प्राप्त होता है। ठीक है। तो आगे बात करेंगे, प्रयोग करें और देखें। तो कैसे करेंगे हम प्रयोग, वो देखते हैं। अपने अंकुरित बीज को एक गमले या बगीचे में लगाएंगे। हर सप्ताह उसकी ऊंचाई को नापेंगे और देखेंगे कि वह कैसे बदल रहा है। प्रतिदिन अपने पौधे का अवलोकन करें और उसमें जो होने वाले बदलाव हैं उनका चित्र, उनकी दी हुई पूरी जानकारी आपको चित्र बना करके लिखनी है। अवलोकन की दिनांक, बदलाव जो आपने देखे और चित्र, जैसे इस तरह से आप देख पा रहे हैं चित्र, इसी तरह से आपको करना है दिन पर दिन। तो देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर अंकुरित बीज को गमले में लगाना है या बगीचे में लगाना है और हर सप्ताह उसकी ऊंचाई को नापनी है। तो देखिए, अवलोकन की दिनांक, जैसे दिनांक आज जैसे है 25, तो 25 जुलाई 2025 को हमने देखा बीज अंकुरित हुआ। अब छोटी जड़ और प्रहो दिखाई दिया हमें। अब देखिए, यहाँ पर आपको चित्र बना देना है उसका। जो चित्र है मैं वो आपको लास्ट में बताऊंगी कि कैसे बनाना है। यहाँ पर चित्र दिनांक 2 में, यानी कल 26/2 में, तो जड़ें मिट्टी में फैल रही हैं। यानी कि अगर और एक दिन बाद भी नहीं होगा ना ऐसा, तो आप 10-15 दिन का गैप ले लीजिए। तो उस दिनांक को देखेंगे कि जो जड़ें हैं वो मिट्टी में फैल रही हैं और प्रहो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जो भाग होता है ना ऊपर की ओर बढ़ने वाला पौधे का, उसको बोलते हैं प्रहो, और नीचे की ओर जो होता है उसे बोलते हैं जड़ तंत्र। छोटी पत्तियां निकल रही हैं उससे, तो यहाँ पर जड़ें और पत्तियां बना देंगे निकलते हुए पौधे की। पौधा बड़ा हो रहा है, पत्तियां हरी हो रही हैं। ये अगले 15-20 दिन बाद जब आप डेट लिखेंगे उसमें आपको बताना है कि कितना बड़ा हो रहा है, कितनी बड़ी पत्तियां हो रही हैं। ठीक है। बड़ा होता पौधा आपको दर्शा देना है। अब दिनांक 4 में उसके 15-20 दिन बाद में आपको क्या करना है, पौधे की ऊंचाई और पत्तियां जो बड़ी हो गई हैं उसको देखना है और विकसित पौधे का यहाँ पर चित्र बना देना है। ये सारणी एक उदाहरण है, इसे आप वास्तविक अवलोकन के अनुसार भर सकते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह का आपका कंप्लीट चित्र बन जाएगा। आपको इसी तरह से मेजरमेंट करना है पहले स्केल की सहायता से। ठीक है। तो इस तरह भोजन पाकर मैं धीरे धीरे बड़ा हो जाता हूँ। समय के साथ मेरे में कई परिवर्तन आते हैं। आप ऊपर दिए गए प्रयोग द्वारा मेरे इन परिवर्तनों को प्रत्यक्ष देख पाएंगे कि मेरे में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे मेरी जड़ें विकसित होती हैं, कैसे मेरी पत्तियां विकसित होती हैं। तो अब बात करेंगे डिस्कस की, जो कि आपके पौधे की पत्तियां कितनी बड़ी हुई हैं, क्या तने का रंग बदला है, यदि पौधे को पानी न दे तो क्या होगा, गाजर मूली में तना कहाँ है, क्या तना हमेशा धरती से बाहर की ओर ही स्थित रहता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। आपके पौधे की पत्तियां कितनी बड़ी हुई है ये आपको अवलोकन के द्वारा पता लगेगा। जो आपका अवलोकन किया हुआ आधारित प्रश्न है ये, जिसका उत्तर आपको प्रयोग करने के बाद ही आप दे सकते हैं। आपको अपने पौधे की पत्तियां देखकर उनकी वृद्धि का अनुमान लगाना होगा कि आपके पौधे की पत्तियां कितनी बड़ी हुई हैं। क्या तने का रंग बदला, ये भी अवलोकन आधारित प्रश्न है। आपको अपने पौधे के तने का रंग देखना होगा, तुलना करनी होगी कि क्या उसमें कोई बदलाव आया है। अगर आया है तो हाँ लिख दीजिए और नहीं आया तो नहीं लिख दीजिए।
यदि पौधे को पानी न दे तो क्या होगा? यदि पौधे को पानी नहीं दिया जाएगा तो वह सूख जाएगा और अंततः मर जाएगा, क्योंकि पानी पौधे के जीवन के और विकास के लिए आवश्यक है। गाजर मूली में तना कहाँ है? गाजर मूली में तना भूमिगत होता है, भूमि के अंदर। इसे जड़ के रूप में संशोधित किया जाता है, जो भोजन का भंडारण करता है। जो हिस्सा हम खाते हैं वह वास्तव में एक संशोधित जड़ है, यानी उसमें तना भी सम्मिलित रहता है। आपने देखा बीच में कठोर भाग होता है कुछ गाजर मूली में, तो वो एक उसका तना ही है, और जो आसपास होता है वो उसकी जड़ें विकसित होती हैं। ठीक है, तो अंदर ही रहता है गाजर मूली में जड़ के साथ ही तना, जिसे संशोधित जड़ का नाम भी दिया गया है उस तने को। ठीक है, क्या तना हमेशा धरती से बाहर की ओर स्थित रहता है? नहीं, तना हमेशा धरती से बाहर की ओर स्थित नहीं रहता। कुछ पौधों में जैसे गाजर मूली में तना भूमिगत होता है। आलू में भी तना भूमिगत होता है, जिसे कंद कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप अपने घर में ही ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब भी आपकी मम्मा पापा जो भी सब्जी लेकर आए तो ज़रूर देखिए, उन्हें निहारे कि हाँ सच में ऐसा है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे फूल परागण की। तो ये हो गया आपका तने की बात हो गई, जड़ की बात हो गई, पत्तियों की बात हो गई। अब देखिए फूल और परागण की बात करेंगे कि अब मैं धीरे एक पौधा बन गया हूँ। जो बीज बोल रहा है, बीज की कहानी चल रही है, क्योंकि ये तो बीज बोलता है कि अब मैं एक पौधा बन गया हूँ। समय के साथ मुझ में कई बदलाव हो रहे हैं, जैसे मेरे तने का मोटा होना, गहरे रंग का होना, मेरे तने पर बहुत सी शाखाएं निकलना, उन पर बहुत सारी नई नई पत्तियां आना, उनका आकार बड़ा होना। अब देखिए फूल और परागण में जब बीज को दोस्त मिले, यानी दोस्त बने उसके उस दौरान, जैसे आपको पता है जब मैं बड़ा होकर एक पौधा बन गया तो मुझ पर बहुत सारे फूल आने लगे। मेरे इन फूलों का चटकीला मकरंद और विशिष्ट गंध बहुत से कीटों को आकर्षित करती है, जैसे मधुमक्खियाँ, भंवरे, तितलियाँ आदि। आपने देखा फूलों के कई पौधों पर भंवरे, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ मंडराती रहती हैं। ये कीट मेरी ओर से खींचे चले आते हैं, मेरी ओर। जब ये मेरे फूलों पर बैठते हैं तो मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर देते हैं, जिसे आप लोग परागण कहते हैं। समझ में आया परागण क्या कहा जाता है? फूलों से जो रस चूसा जाता है उनके थ्रू, उसे बोलते हैं परागण। क्या होता है अब उससे ये देखेंगे। आपको पता है इनके बिना मेरा जीवन ही असफल हो जाएगा, शायद आपको भी कष्ट सहना पड़े। कैसे, अब वो देखेंगे, चर्चा करें। पौधे ने क्यों कहा कि परागण के बिना मेरा जीवन ही असफल हो जाएगा? यदि कीट और जंतु फूलों की ओर आकर्षित न हो तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखते हैं दोनों ही क्वेश्चन का आंसर। तो पौधे ने ऐसा क्यों कहा कि परागण बिना मेरा जीवन असफल हो जाएगा? तो पौधे ने कहा कि परागण के बिना उसका जीवन असफल हो जाएगा, क्योंकि परागण फूलों में फल और बीज बनने के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। परागण के बिना फूल निषेचित नहीं होंगे, जिससे फल और बीज नहीं बनेंगे और पौधे की प्रजाति का प्रजनन और निरंतरता रुक जाएगी, वो आगे ही नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो प्रक्रिया होती है उसके लिए निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो होनी जरूरी है, जो कि इन कीटों से होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, यदि कीट जंतु जो है फूलों की ओर आकर्षित ना हो तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर आकर्षित नहीं होंगे तो परागण की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, जिससे फलों और बीजों का उत्पादन कम हो जाएगा, क्योंकि बीज ही नहीं बनेंगे जब फल नहीं बनेंगे तो, और फल नहीं बनेंगे तो बीज नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम भोजन के लिए पौधों और सब्जियों पर निर्भर हैं, फलों पर निर्भर हैं। कम उत्पादन से खाद्य पदार्थों की कमी हो सकती है, खाद्य श्रृंखला में असंतुलन पैदा हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पर चर्चा तो हमने कर ली है। आप अपने आसपास किसी फूल वाले पौधे का अवलोकन करें। अब आपके आसपास बहुत सारे फूल वाले पौधे होंगे, गेंदा होगा या गुलाब होगा, चमेली होगा, चंपा होगा, जो भी फूल वाला पौधा है आप उसका अवलोकन करें। देखिए आपको कौन कौन से कीट या जीव जंतु उन पौधों पर दिखाई देते हैं। अपने अवलोकन को इस सारणी में भरिए कि पौधे का नाम, कौन से जीव देखे गए, जीव इस पौधे पर क्या कर रहे थे। तो देखिए आंसर देखेंगे हम, पौधे का नाम लिखेंगे, जैसे गुलाब। कौन से जीव देखे गए इस पर? मधुमक्खी, तितली। मधुमक्खी फूलों से जो मकरंद है इकट्ठा कर रही थी, पराग कणों को फैला रही थी। तितली फूलों पर बैठी थी। उदाहरण एक और है, जैसे आम का पेड़, उस पर कौन से जीव देखे गए? गिलहरी, चिड़िया। गिलहरी आम खा रही थी और गुठली यानी बीज को गिरा रही थी जमीन में। चिड़िया भी आम खा रही थी।
इसी तरह से गेंदा, जिस पर मधुमक्खी और भंवरा मंडरा रहे थे। मधुमक्खी और भंवरा फूलों पर बैठकर पराग कणों को इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारणी कंप्लीट करनी थी। तो इस तरह से डन होता है इस सारणी का काम। अब देखेंगे नेक्स्ट। अब देखिए, हमने परागन की बात करी, अब देखेंगे उसके बाद में क्या होती है प्रक्रिया, फल और बीज बनने की। ठीक है, बीज से ही बीज बनने की प्रक्रिया हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, परागन हो गया, बीज हो गए तैयार। अब फल और बीज कैसे बनेंगे वो देखते हैं। बीज बना बड़ा पेड़। अब जब मेरे फूलों में परागण हो जाता है तो उनमें धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं। कुछ दिनों में ही वह पूरी तरह से फल में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है, निषेचन कहते हैं। तो देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गया कि निषेचन किसे कहते हैं। जब फूलों में परागण हो जाता है तो उनमें धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं। कुछ दिनों में वे पूरी तरह से फल में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ये फल कुछ समय बाद पक जाते हैं। इन पके फलों को खाने के लिए कई पक्षी, कीट, जीव जंतु आकर्षित होते हैं। आप लोग भी मेरे फलों से ही भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन इस दौरान आप सभी फल के बीज जिसे गुठली भी कहा जाता है को छोड़ देते हैं। ठीक है, फलों के हम बीज नहीं खाते हैं। तो फिर कोई इस बीज या गुठली पर मिट्टी डाल देता है। फिर मेरी ये कहानी फिर से शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर वो बीज बन जाता है, फिर से वो पौधा बनेगा। अब देखिए किस किस तरह से बनता है। जैसे हम गुठली को छोड़ देते हैं, गिलहरी जो खा करके बीज को छोड़ देती है, पशु पक्षी बीज को खा करके बीज का जो फल है वो फल को खा करके बीज को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उनके जो बीज होते हैं वो इधर उधर जा करके मिट्टी में दब जाते हैं और फिर से पौधा बन जाते हैं। तो अब डिस्कस करेंगे कि बीज फल के अंदर क्यों होते हैं। क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? क्या बिना बीजों के सभी पौधे की जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी? तो देखेंगे हम इनको आंसर को। तो देखिए, बीज फल के अंदर क्यों होते हैं? बीज फल के अंदर इसलिए होते हैं ताकि वे सुरक्षित रहें और नए पौधे में विकसित हो सके। फल पौधे का परिपक्व और पका हुआ अंडाशय होता है जो प्रजनन के लिए बीजों को धारण करता है। तो एक ये बेबी के रूप में ही हो गया, देखिए, जो बीज को धारण कर रहा है। ठीक है, क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? नहीं, सभी बीज एक जैसे नहीं होते हैं। विभिन्न पौधों के बीजों की शारीरिक रचना जो होती है भिन्न हो सकती है। हालांकि उनकी अंतर्निहित संरचना समान होती है। उनका आकार, रंग और संख्या भी अलग अलग फलों में भिन्न भिन्न होता है। क्या बिना बीजों के सभी पौधों की जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी? नहीं, बिना बीजों के सभी पौधों की जीवन यात्रा समाप्त नहीं होगी। कुछ पौधे बिना बीज के भी नई संतति अर्थात नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं वर्ती प्रजनन विधियों द्वारा, जैसे कलम लगाना, दाब लगाना। आपने मनी प्लांट का पौधा देखा है, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। उसमें कहाँ हम बीज लगाते हैं, उसमें से जो पार्ट होता है अंकुरित वाला, हम उसी को अगर पानी में डाल देते हैं तो एक नई पत्ती अंकुरित हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे कई पौधे होते हैं जो कि बिना बीजों के भी तैयार हो जाते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर आगे, जो कि है करके देखो और समझो। आपको क्या करना है, अलग अलग फलों अर्थात आम, टमाटर, संतरा, तरबूज के बीज निकालने हैं। गणना करो कि किस फल में सबसे ज़्यादा बीज है, कि आपको कौन से फल में सबसे ज़्यादा बीज मिले हैं। कौन से फल का बीज बड़ा है, कौन से का छोटा। तो देखते हैं आंसर। तो देखिए, एक ये गतिविधि है जिसे स्वयं करके देखा जा सकता है। तो देखिए, इस गतिविधि में आपको क्या करना है कि फल में सबसे ज़्यादा बीज कैसे पता चलेगा। तो जो फल हैं दिए गए उदाहरण के तौर पर, उनके बीज निकाल कर की संख्या गणना करनी होगी। आमतौर पर जैसे तरबूज है, जैसे फलों में अधिक बीज होते हैं, तरबूज में सबसे ज़्यादा बीज मिलेंगे आपको। ठीक है, दिए गए बाकी और एग्जाम्पल से। आम में तो सिर्फ एक ही बीज रहता है, टमाटर में लगभग 10-15 बीज रहते हैं, संतरा में भी अगर बीज वाला संतरा है तो 10-15 मान लीजिए, बट तरबूज में कम से कम 50 बीज होते हैं, 50 से 60 बीज। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी रही बीजों की? तरबूज जैसे फल की। कौन से फल का बीज बड़ा है और कौन से का छोटा? तो ये देखिए, आपको पता ही चल रहा होगा। वैसे तो ये आपके गतिविधि आधारित क्वेश्चन है, बट आम का बीज जो होता है वो बड़ा होता है, जबकि टमाटर या संतरे के बीज छोटे होते हैं। और सबसे छोटा किसका होगा? टमाटर का। ठीक है, संतरे के बीज से भी छोटा होता है टमाटर का बीज। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टमाटर का बीज। अब आगे कहा गया है हमें बीजों का प्रसार, कि कैसे बीज एक दूसरी जगह से पहुंचते हैं, कैसे पौधे अलग अलग जगह पर जाकर के उग जाते हैं। तो उसकी प्रक्रिया अब हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच जाते हैं?
आओ मिलकर एक गतिविधि करके इसे समझते हैं। अब आप लोग अपने आसपास पता कीजिए कि अलग अलग पौधों के बीच एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जा पाते हैं। आगे जो आपको ये सारणी दी गई है, तालिका दी गई है, उसमें आपको अवलोकन को लिखना है। तो देखिए, हवा के माध्यम से जो बीजों का प्रसार होने वाले पौधे हैं, पेड़ पौधे होते हैं ना, हवा के माध्यम से जो इधर उधर उनके बीच जाते हैं, तो वो तो हैं जैसे आक का पौधा हुआ, डेंडेलियन नामक पौधा, सहजन जिसे ड्रम स्टिक कहते हैं जो कि अभी काफ़ी फेमस चल रही है, मोरिंगा जिसे बोला जाता है, वो भी हवा के माध्यम से उनका प्रसार होता है। मैपल और जानवरों के माध्यम से जो बीजों के प्रसार वाले पेड़ पौधे जैसे बरगद, बनियान ट्री जो कि हमारा नेशनल ट्री है, सेब, एप्पल, जामुन, टमाटर, जामुन को ब्लैकबेरी भी कहा जाता है, ठीक है, टमेटो, तो इन सभी के जो बीज हैं वो किसी न किसी जानवर या पशु के द्वारा प्रसार किए जाते हैं। तो अब आगे इससे रिलेटेड हमें देखने को मिलेगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बीज जो है कई माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं। जैसे हवा के माध्यम से आप देखेंगे आगे चित्र में, आँख का जो पौधा है, आँख के जो बीज होते हैं हल्के और पंखदार बीज होते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा वाइट सा एक आपके पास उड़ते हुए आता है जिसमें बीच में दिखाई देता है ब्लैक सा बीज और साइड में रुई रुई से निकली रहती है। तो हवा से उड़कर दूर तक वो लोग जाते हैं, ठीक है। जानवरों के माध्यम से कैसे होता है बीज का प्रचार? तो देखिए, प्रसार जो होता है बीज का वो ऐसे होता है कि जानवर फल खाते हैं, बीज उनके पाचन तंत्र से होकर बाहर निकल जाते हैं, या गिलहरी जैसे जानवर बीजों को दबा देते हैं, भूल जाते हैं, जैसे जिससे जो गिलहरी क्या होती है ना, अपने भोजन को मिट्टी में दबा करके रखती है, छुपा करके रखती है, तो उससे क्या होता है एक नया पौधा बन जाता है। पक्षी भी बीजों को फैलाते हैं जैसे बरगद के बीज, ठीक है। इसी तरह से पानी के माध्यम से भी होता है, पानी में तैर करके दूर तक जो कुछ बीज जाते हैं जैसे नारियल के बीज, ठीक है। अब आगे देखिए, आपको एक प्रयोग करना है, देखना है, आग का एक बीज लेना है जिसे हवा में उड़ाकर देखना है और सोचना क्या होता है। सोचो कि पक्षी कैसे बीजों को इधर उधर फैलाते हैं। जैसे देखिए, आग के बीज हवा से जगह बदलते हैं, तो देखिए इस तरह का बीज रहता है जो कि जिसके चारों तरफ रुई नुमा रेशे लगे रहते हैं। और बरगद के बीज पक्षियों की सहायता से अलग अलग जगह पर कैसे पहुंचते हैं वो आपको दिख रहा होगा। देखिए, पक्षी अपने चोंच में ले रहा है उसको, फल खा करके उसको चूस करके उसके बीज को कहीं इधर उधर ले जा करके पटक देगा, ठीक है, गिर जाता है उसकी चोंच में से वो। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अलग अलग तरह के बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचते हैं वो लिखना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है डेंडेलियन, सिंहपर्णी जिसको कहा जाता है, इसके बीज भी हवा में उड़ने वाली पंख जैसी संरचनाओं के साथ में होते हैं, तो आप देख पा रहे हैं चित्र में, तो ये भी उड़ करके जाते हैं। इसी तरह से भूरट, देखिए नुकीले दिख रहे हैं, एक बीजों में हुक जैसी संरचना होती है जो जानवरों के फर या कपड़ों से चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा कई रेगिस्तानी इलाकों में इस तरह के भूरट रहते हैं जिन्हें बोला जाता है जो चिपक जाते हैं, जैसे खासकर डॉगियों के बहुत चिपके रहते हैं ये वहाँ पर। तो ये उसी तरह से एक दूसरे से आगे बढ़ते हुए अपने पौधों का निर्माण कर पाते हैं। इसी तरह से गोखरू के भी होते हैं, जो बीज या फल जो भी होते हैं ना वो कांटेदार होते हैं। जानवरों के पैरों जो तल होता है ना, जैसे ऊंट है, घोड़ा है, उनके नीचे की ओर फंस जाते हैं ये और कपड़ों से चिपकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसी तरह से आँख का पौधा देखिए दिखाई दे रहा है, आँख का बीज इस तरह से हमारे पास में उड़ता हुआ काफ़ी बार आता है, ठीक है। तो इसके बीज पर रेशेदार संरचना होती है जो हवा में उड़ने में इसकी मदद करती है, तो ये उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट करनी थी सारणी, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि छोटा सा बीज कैसे बड़ा पेड़ बनता है। अगली बार जब आप कोई पेड़ देखो तो ये सोचना कि कभी ये एक छोटा सा बीज रहा होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर हमने तथ्य देखे, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है आपका बीजों के प्रचार से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। अब देखिए चर्चा करेंगे हम, यदि बीजों का प्रसार नहीं हो तो क्या होगा और प्रकृति में बीजों के प्रसार का क्या महत्व है। तो देखिए, ये तो आपको खुद ही करना था जो इससे पहले प्रयोग थे कि आँख का एक बीज लेना, उसे हवा में उड़ाकर देखना है। सोचो कि पक्षी कैसे बीजों को इधर उधर फैलाते हैं। तो पक्षी जो है वो फल खाते हैं, उनके द्वारा बीज कहीं और गिरा दिए जाते हैं, उनकी बीट या जो उनकी पट्टी होती है ना उसके माध्यम से वो फैलते हैं, ठीक है। आँख के बीज हवा से जगह बदलते हैं, बरगद के बीज पक्षियों की सहायता से जगह बदलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि बीजों का प्रसार नहीं हो तो क्या होगा। तो सभी बीज मूल पौधे के पास ही गिरेंगे, जिससे नए पौधे को उगने के लिए पर्याप्त जगह, सूरज की रोशनी, पानी और पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। वे ठीक से विकसित नहीं हो पाएंगे। इससे पौधों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पौधों की नई पीढ़ी की
वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, प्रकृति में बीजों के प्रसार का क्या महत्व है? तो यह मूल पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा को कम करता है, नए पौधों को नए आवासों में बसने में मदद करता है। यह पौधों की प्रजातियों की भौगोलिक वितरण को बढ़ाता है। यह पौधों की आनुवांशिक विविधता को भी बढ़ाता है। तो देखिए, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी के आंसर हमने देखा है प्रयोग से लेकर के देखने तक के। ठीक है, ये जो 2 क्वेश्चन थे यहाँ पर स्टार्टिंग में आए थे, इनके भी आंसर आपको मिल गए हैं। तो ये तो होता है डन, आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर का व्याख्या समझ लीजिए या एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, क्वेश्चन आंसर समझ लीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे चैप्टर में आए अभ्यास कार्य की। सबसे पहले है सही गलत का निशान लगाइए। तो आपको सही गलत बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले इसके आंसर को। बीज को सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। गलत। जो बीज को सूरज की रोशनी की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? क्योंकि बीज के अंकुरण के लिए मुख्य रूप से नमी, हवा और सुरक्षित जो उचित तापमान होता है की आवश्यकता होती है, न कि सीधे सूरज की रोशनी की। हालांकि पौधे के विकास के बाद में सूरज की रोशनी आवश्यक होती है। ठीक है, एक बार जब उससे अंकुरन फूट जाता है उसके बाद में उसे सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है फल के अंदर बीज होते हैं। जी हाँ, ये सही है। फूलों की परागण प्रक्रिया में तितलियां और मधुमक्खियां सहायता करती हैं। सही है। सभी बीज हवा में उड़ सकते हैं? जी नहीं। इसकी हम अगर व्याख्या देखें तो देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है ये। तो सभी बीज जो है वो हवा में नहीं उड़ सकते। कुछ बीज हवा, पानी या जानवरों द्वारा फैलते हैं, जबकि अन्य बीज हवा के माध्यम से फैलने के लिए विशेष संरचना जैसे पंख या रोमी संरचनाएं रखते हैं। अगला है सभी पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से बढ़ते हैं। ये सही है, क्योंकि पौधों को सूरज के अलावा कहीं से भी खाने की जो प्रक्रिया है वो उनकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य का जो प्रकाश है वो आवश्यक है, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और बढ़ते हैं। तो ये पूरा होता है आपका सही गलत वाला प्रक्रम। अब आगे है एक कहानी पूरी कीजिए। एक दिन मैंने एक छोटा बीज देखा जो जमीन में गिरा, धीरे धीरे वह। तो आपको अपनी कल्पना से इस कहानी को पूरा करना है। तो देखते हैं आंसर। एक दिन मैंने एक छोटा बीज देखा जो जमीन में गिरा, धीरे धीरे वह मिट्टी से नमी और पोषक तत्व सोखने लगा। कुछ दिनों बाद उसमें से एक छोटा अंकुर निकला, जिसने धीरे धीरे जड़ें जमा ली। तना ऊपर की ओर बढ़ने लगा। समय के साथ उसमें पत्तियां आई, फिर फूल खिले और अंत में फल भी लगे। वह छोटा सा बीज अब एक बड़ा और हरा भरा पेड़ बन चुका था, जो कई जीवों को आश्रय दे रहा था और फल दे रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कल्पना करके कहानी को आगे बढ़ाना था। अगला पार्ट है यहाँ पर स्वयं कीजिए, यानी कि आपको खुद से करना है अपना पौधा उगाओ। तो आपको क्या करना है, हर बच्चा एक बीज बोए और पौधे की वृद्धि पर एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड बनाए, जैसे कितने दिनों में अंकुर निकला, कब कितनी पत्तियां आई इत्यादि। बीज से पेड़ बनने के क्रम का चित्र बनाइए। उसमें बीज, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल को सही क्रम में दिखाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर। तो अवलोकन जो आपको करना है, जैसे आपने 1 जुलाई को स्टार्ट किया, बीज को मिट्टी में बोया, पानी डाला। 3 जुलाई को मिट्टी नम रखी गई, लेकिन कोई अंकुर नहीं निकला। 5 जुलाई को क्या हुआ, बीज से एक छोटा अंकुर निकलने लगा। 8 जुलाई को क्या हुआ, अंकुर से 3-4 सेंटीमीटर लंबा हो गया, 2 छोटी पत्तियां दिखाई दी। 12 जुलाई को क्या हुआ, पौधा लगभग 8 सेंटीमीटर का हो गया और पत्तियां बढ़ने लगी। 18 जुलाई को क्या हुआ, पौधा अब मजबूत दिखाई दे रहा है, उसमें 6 से 8 पत्तियां हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह से अवलोकन को कर सकते हैं। अब देखिए, बात कहें तो अंकुरन से फल बनने की प्रक्रिया को आपको दिखाना था चित्र के साथ। तो देखिए, पहले होता है बीज, देन उसमें थोड़ा सा जो बाहरी आवरण होता है उसका वो फटता है, यानी क्रैक आ जाता है। उसमें से एक छोटी सी संरचना निकलती है। वो छोटी सी संरचना थोड़ी सी लंबी होती है, उसे मूलांकुर कहा जाता है। एक संरचना उसके बाहरी भीतर के वातावरण में होती है, जो जड़ तंत्र कहलाता है, और एक संरचना होती है वो ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर की ओर अब इसमें पत्तियां आने लगी हैं। प्रांकुर हो गया, उसका जड़ बन गई, चोल बन गया उसका, पत्तियां भी आ गई हैं, और उसमें जो फूल हैं वो भी विकसित होने लगे हैं। अब यहाँ पर देखिए पत्ते आ गए, फल बन गए, फूल बन गए। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर देखने को आपको दिख रही है, बीज का अंकुरन। इसी तरह से आपको ड्रॉ करते हुए अच्छे सा चित्र एक यहाँ पर बना देना है। तो ये डन होता है आपका स्वयं कीजिए वाला पार्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर हमने देख लिए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 2 से 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो आपको दिए गए पांचों क्वेश्चन के 2 से 3 वाक्यों में उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। बीज से पौधा बनने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? बीज से पौधा बनने के लिए मुख्य रूप से उचित तापमान, पर्याप्त नमी या पानी, हवा, ऑक्सीजन और प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये सभी तत्व बीज के अंकुरण और पौधे के विकास के लिए आवश्यक है। फूल से फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फूल से फल बनने की प्रक्रिया को निषेचन के बाद अंडाशय का विकास कहते हैं। परागण के बाद परागकण बीजांडों का निषेचन करते हैं, जिससे बीज बनते हैं और अंडाशय विकसित होकर फल का रूप ले लेता है। कौन कौन से बीज हवा से उड़ सकते हैं? कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनमें पंख जैसी संरचना या हल्के रेशे होते हैं, जो हवा में उड़ने और दूर तक फैलने में सहायक होते हैं। उदाहरण के तौर पर डैंडेलियन के बीज या कुछ पेड़ों के बीज जैसे आक के पेड़ के बीज हवा से उड़ सकते हैं। अगला है, फल के अंदर क्या होता है? तो फल के अंदर बीज होते हैं। फल बीजों को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी वो अंडाशय होता है और वो बेबी की सुरक्षा करता होता है, उनके फैलाव में मदद करता है। कौन कौन से जीव जंतु परागण में सहायता करते हैं? मधुमक्खी, तितली, पक्षी, चमगादड़ और कुछ अन्य कीड़े जैसे जीव जंतु परागण में सहायता करते हैं। ये जीव फूलों से परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाते हैं, जिससे पौधों में प्रजनन होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम यहाँ पर नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए की। तो ये जो चित्र है आपको एज इट इज़ बनाना है, ठीक है, और इसमें कलर कर देना है। तो देखिए इस तरह से आप कलर करेंगे, इसे ब्राउन कलर का बीज कर देंगे, उसमें क्रैक हो रहा है। मूल सिद्धांत, हाइपोकोटिल, बीजावरण जो कि उससे निकल जाता है, बीज पत्र जिसे छोटा सा जो बीज का पत्ती निकलती है उसको बोला जाता है। देन उसका देखिए जड़ कैसे विकसित हो गया है, हाइपोकोटिल ये बन गया आपका। देन आपका एपिकोटिल बन गया, बीज पत्र पहले जो पत्ते होते हैं वो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इनको कलर करना था आपको। तो ये बीज अंकुरण, बीज का विकास हमने कलर के साथ में देख लिया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गतिविधि की, जिसमें 2 गतिविधि हैं। आप सभी एक एक बीज लगाइए, 10 दिनों तक उनका अवलोकन कीजिए और गतिविधि को लिखिए। तो पहले इसका आंसर देखेंगे। तो बीज लगाने और अवलोकन की गतिविधि में आंसर देखिए इस तरह से होगा कि आप एक बीज, जैसे कोई भी बीज ले लीजिए, चना, मूंग या कोई भी आसानी से उगने वाला बीज लें, उसे एक छोटे गमले या पात्र में मिट्टी में लगाएं, नियमित रूप से पानी दें, धूप में रखें। अगले 10 दिनों तक हर दिन जो उसका चेंजेस हो रहा है वो आपको लिखना है। जैसे पहले दिन बीज को हमने मिट्टी में लगाया, दूसरे दिन कोई बदलाव नहीं, तीसरे दिन बीज थोड़ा फूल गया है। अब आप सोचोगे कि कैसे पता चले, तो आप ट्रांसपेरेंट गमले में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बीज से हल्का अंकुरण दिखना शुरू हो सकता है। 5वें दिन अंकुरण स्पष्ट हो गया है, छोटी जड़ें दिख सकती हैं। 6ठे दिन क्या होता है, छोटा पौधा मिट्टी से बाहर निकलना शुरू हो सकता है। 7वें दिन पौधा थोड़ा और बड़ा हुआ, पत्तियां दिखना शुरू हो गई। 8वें दिन पत्तियां थोड़ी बड़ी हुई। 9वें दिन पौधा और मजबूत दिख रहा है। 10वें दिन पौधे की वृद्धि का अवलोकन करें और लिखें कि उसमें क्या क्या बदलाव आए। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अगला है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है ये, यदि मैं एक बीज होता तो विषय पर 8 से 10 वाक्यों का निबंध लिखिए। तो निबंध देखेंगे हम, यदि मैं एक बीज होता तो मुझे मिट्टी में बोया जाता, मैं धीरे धीरे अंकुरित होता, अपनी जड़ों को मिट्टी में फैलाता और सूरज की रोशनी की ओर बढ़ता। मैं एक छोटा पौधा बनता, फिर धीरे धीरे एक विशाल पेड़ का रूप ले लेता। मैं पक्षियों को आश्रय देता, राहगीरों को छाया प्रदान करता और अपने फल देता। मैं पर्यावरण को शुद्ध करता और ऑक्सीजन प्रदान करता। मेरा जीवन दूसरों के काम आता और मैं धरती को हरा भरा बनाने में योगदान देता। मैं गर्व से खड़ा होता और कहता, पृथ्वी को बचाओ, एक पेड़ लगाओ, अपना भविष्य संवारे, पेड़ लगाएं। ठीक है, तो ये निबंध जो है एक बीज के जीवन चक्र और उसके महत्व को दर्शाता है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण के संदेश को भी शामिल किया गया है। नारा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए लास्ट में आपको नारा दिया गया है, पृथ्वी को बचाओ, एक पेड़ लगाओ, अपना भविष्य संवारे, पेड़ लगाए। 2 स्लोगन दे रखे हैं, तो आप इन स्लोगन से रिलेटेड भी पोस्टर बना करके अपनी कक्षा में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, काफ़ी कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला, मुझे भी सीखने को मिला काफ़ी कुछ। तो डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, जो कि थोड़ा सा लंबा कह सकते हैं, बट यहाँ पर हमने पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर के सभी देखे हैं, जितने भी प्रयोग हैं उनके आंसर देखे हैं,
जितना भी जो भी हमको करना था वो सभी हमने डिस्कस किया है लिख करके, लिखित रूप में। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी पार्ट में कोई कमी रह गई हो या कुछ पार्ट समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो एक कमेंट तो बनता है। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और जुड़े रहिएगा इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।